हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी। और ये सीरीज़ जिसमें हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आज मैंने पेपर लिया है एसएससी सीजीएल टीयर 1 2017 में 6 अगस्त की शिफ्ट थर्ड का पेपर। आप लोगों के पॉजिटिव रिव्यूज़ के लिए बहुत बहुत थैंक यू एज़ यूजुअल, जो मैं कहता हूँ रहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के वो वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट बहुत हिम्मत बंधाते हैं। साथ ही साथ जो आपका कमेंट था और आपका जो फीडबैक था कि टीयर 1 के, अभी तक मैंने टीयर 1 के 2016 और 17 के पेपर्स कराए हैं। आने वाले टाइम में मैं खुद भी प्लान कर रहा था और आप लोगों की भी रिक्वेस्ट थी कि टीयर 2 के भी पेपर्स कराए जाएँ, तो उसमें 2017 के पेपर्स तो मैं सेक्शन वाइज ही कराऊंगा, जैसे एरर डिटेक्शन के एक साथ, और फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के, फिल इन द ब्लैंक्स के, क्लोज टेस्ट के। और 2016 भी ऐसी, क्योंकि एक बार में पूरी वीडियो बना पाना बहुत मुश्किल है, और उस तरीके से आसानी से पीडीएफ में उसको कर पाना भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा मेरे लिए। तो सारी कन्वीनियंस को देखते हुए मैं 2016 और 17 के जो मेंस के पेपर हैं उनको भी मैं डिस्कस करूँगा, तो आप उसके लिए परेशान ना हो, बस थोड़ा सा वेट करें। तो अभी मैं टीयर 1 का ये पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। आई होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपकी मैंने एज जैसा मैं पहले ही अनाउंस कर देता हूँ, कम्युनिटी टैब में इस चैनल के पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, तो आप जिनको नहीं पता है वो आने वाले टाइम में आगे देख लिया करेंगे कौन सा पेपर मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इस पेपर को। पहले दो क्वेश्चंस हैं, एरर डिटेक्शन 76 और 77। इसमें आपको बताना है एरर कहाँ पर है। तो नॉट लॉन्ग देन द लॉज वॉज द ओनली प्लेस टू स्टे हेयर। तो ये अजीब सा, अगर आपको थोड़ी भी इंग्लिश पढ़ी हुई है तो आपको अजीब सा ही लग जाएगा, और उसकी वजह ये है कि पास्ट में बात चल रही है, तो नॉट लॉन्ग देन नहीं हो सकता, नॉट लॉन्ग एगो होगा। यहाँ पर क्या होगा, एगो। ठीक है, सही से लिखा नहीं है लेकिन समझ जाइएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। नॉट लॉन्ग एगो होता है पास्ट में। फिर है ही वॉज एबल टू पुट पेन ऑफ पेपर ओनली मच लेटर। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक ईडियोमैटिक एक्सप्रेशन, ईडियम एक यूज़ हो रहा है, वो अगर आपको सही से नहीं पता है तो आप इसको जो है नहीं कर पाएंगे। तो ईडियम होता है पुट पेन टू पेपर, पेन ऑफ पेपर नहीं, पेन टू पेपर, यानी कि किसी चीज़ को राइट और बिगिन टू राइट समथिंग, आप लिखना शुरू कर दें या तैयारी शुरू कर दें लिखने की, उसको क्या कहते हैं, पुट पेन टू पेपर। तो ये पेन ऑफ नहीं आएगा, पेन टू आएगा। ठीक है, यानी कि एरर किस में है, सेकेंड पार्ट के अंदर। फिर है आई सेंस द डैश ऑफ द आर्ग्यूमेंट। तो आपको बताना है क्या आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट की ब्यूटीफुल, आर्ग्यूमेंट की ब्यूटीफुली, आर्ग्यूमेंट की ब्यूटी या आर्ग्यूमेंट का ब्यूटिफिकेशन। तो देखिए, ऑफ द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट अपने आप में एक नाउन है और उससे पहले ऑफ लगा हुआ है। तो उससे पहले भी मैंने एक और पहली वीडियोस में भी बताया था कि अगर ये फॉर्म देखें तो यूजुअली आप एक चीज़ याद रखिएगा, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन होता है। तो यहाँ पर नाउन आना चाहिए। तो ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ब्यूटीफुली एक एडवर्ब है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ब्यूटिफिकेशन और ब्यूटी जो है ये दोनों नाउन है, तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा बस थोड़ा सा। वैसे तो आसान सा है कि इसका आंसर ब्यूटी होना चाहिए। आई सेंस द ब्यूटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट, मैंने आर्ग्यूमेंट की खूबसूरती को, सुंदरता को महसूस कर लिया। क्योंकि ब्यूटिफिकेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग विजुअल इम्प्रूवमेंट्स टू अ पर्सन प्लेस थिंग, किसी सुसज्जित करना किसी जगह को, किसी इंसान को, ब्यूटिफिकेशन कहलाता है। तो आई सेंस द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट नहीं, आई सेंस द ब्यूटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट, क्योंकि नाउन है, ये नाउन दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्ट रेलिवेंट ये हैं, और फर्स्ट और सेकंड तो वैसे ही आप एलिमिनेट कर जाते हैं। फिर है द बीन्स आर डैश टर्न टू अवॉइड बर्निंग। तो टर्न क्या है, टर्न एक वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या आएगा, वर्ब की
क्वालिटी बताने वाला वर्ड आएगा, यानी कि एडवर्ब आएगा। तो कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। कॉन्स्टेंटली, ये तो स्पेलिंग ही गलत है, कॉन्स्टेंटली होता है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली ही यहाँ पर सही है क्योंकि एडवर्ब है। क्योंकि कॉन्स्टेंट्स तो अलग ही मीनिंग आ जाता है, जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं कि कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जी की, कैपिटल जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, या म्यू नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और भी कई वैल्यूज़, स्मॉल जी की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है अर्थ पे। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली टर्न्ड है तो एडवर्ब आएगा। फिर है सिनोनिम्स आपको बताने हैं। ड्राइवल, पहला है ड्राइवल। तो ड्राइवल का मतलब क्या होता है? ड्राइवल का मतलब होता है नॉनसेंस, नॉनसेंस बात करना। तो सेन तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया, तो ये तो वैसे नहीं आएगा। जुडिशियस भी ऑलमोस्ट अपोजिट ही हो गया, एंटोनिम ही हो गया। इंटेलिजेंट भी नॉनसेंस का अपोजिट ही होगा। और ब्लैथर इसका जो है सिनोनिम है। फिर है परसीवरेंस। परसीवरेंस लगे रहना, छोड़ना नहीं मैदान को, मेहनत करते रहना, कंटिन्यूअसली लगे रहना, उसको क्या कहते हैं? परसीवरेंस कहते हैं। तो कोवर्डाइज तो डरपोकपना है, नहीं। इंडोलेंस तो लेज़ी है, तो लेज़ी आदमी तो परसीवरेंस कर ही नहीं सकता। लेथार्जी भी जो है आलस, लेथार्जी, इंडोलेंस, इंडोलेंस जो हैं, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। दोनों का और सिनोनिम्स इनर्शिया, स्लगिशनेस, इनएक्टिविटी हो जाता है। तो सीधे सीधे इंड्योरेंस, इंड्योरेंस का मतलब भी परसीवरेंस से ही होता है, इंड्योर करना, यानी कि कंटिन्यूस काम करते रहना मुश्किलों के बावजूद। फिर है एंटोनिम्स। हैज़र्डस, हैज़र्डस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ ख़तरनाक होती है, कोई चीज़ ख़तरनाक होती है। तो प्रीकैरियस का मतलब भी हैज़र्डस ही है, सिनोनिम है, तो एंटोनिम पूछ रहा है हमसे। पेरिलस का मतलब भी हैज़र्डस ही होता है ऑलमोस्ट। डाइसी का मतलब भी कोई चीज़ रिस्की है, मुश्किल है उसमें, तो डाइसी कहलाती है, सिचुएशन डाइसी कहलाती है। तो एंटोनिम इसका सिक्योर ही आएगा। फिर है एडवोकेसी। एडवोकेसी में आपको बताना है, एडवोकेसी, एडवोकेसी मतलब किसी की हिमायत करना, किसी को सपोर्ट करना। तो एडवोकेसी का सिनोनिम बैकिंग होता है, ये नहीं आ सकता। असिस्टेंस भी सिनोनिम होता है, ये भी नहीं आ सकता। एडवांसमेंट भी अलग ही है, एडवांसमेंट भी पॉजिटिव वर्ड है, एडवोकेसी भी, तो ये भी नहीं आएगा। डिस्करेजमेंट ही इसका एक नेगेटिव है, और इसका अपोजिट भी है कि आप किसी को, किसी की एडवोकेसी करें या किसी को डिस्करेज करें, दोनों अपोजिट चीज़ें हो जाएंगी। एडवोकेसी में आप उसका सपोर्ट करेंगे और डिस्करेज करने में आप उसको अपोज करेंगे। फिर है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। पुट वंस फुट डाउन। पुट वंस फुट डाउन का मतलब होता है आप जब कोई फर्म पॉलिसी या सख्ती अपनाएं, जब आपको अपोजिशन मिले या आपकी बात ना मानी जाए। पुट वंस फुट डाउन। पुट वंस फुट डाउन का मतलब कहीं ये मत समझिएगा कि 1 फुट डाउन का मतलब मैदान छोड़ देना। मतलब इसको ऐसे समझिए याद करने के लिए, पुट वंस फुट डाउन का मतलब जम जाना, बिल्कुल पैर जमा देना कि हटूंगा नहीं मैं जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी। फिर है विसल इन द डार्क। विसल इन द डार्क का मतलब होता है जब आप प्रिटेंड करते हैं कि आपको डर नहीं लग रहा है। विसल इन द डार्क करते हुए जा रहे हैं आप, यानी कि आप सीटी बजाते हुए जा रहे हैं अंधेरे में, यानी कि आपको डर नहीं, आप प्रिटेंड कर रहे हैं आपको डर नहीं लग रहा। हो सकता है आपको दिल में अंदर से डर लग रहा हो, डर लग रहा हो अंधेरे से, आपको पता है कि ये रास्ता ख़तरनाक है और अंधेरे में जा रहे हैं आप, लेकिन प्रिटेंड टू बी अनअफ्रेड। फिर आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बताना है। आई एम ऑलवेज वंडर्ड। तो आई एम ऑलवेज वंडरिंग होता, तो थोड़ा सा फिर व्हाट इट वुड बी, आई ऑलवेज, बल्कि इसको सिंपली अगर आप देखें, आई हैव ऑलवेज वंडर्ड, मैंने हमेशा सोचा है, मैंने हमेशा वंडर किया, यानी कि मतलब विचार किया है। तो आई हैव ऑलवेज वंडरिंग तो गलत हो जाएगा, आई हैव ऑलवेज वंडर भी नहीं हो सकता, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और आई एम ऑलवेज वंडर्ड तो बिल्कुल ही गलत था, तो नो इम्प्रूवमेंट वैसे गलत हो जाता। तो थर्ड ऑप्शन ही सही है यहाँ पर। फिर है दे लोडेड देयर शिप्स विद स्पाइसेस एंड स्किल्स एंड डैश विद द समर मानसून।
उन्होंने शिप में मसाले और सिल्क से लोड किया उसे, और वापस आए समर मानसून के साथ, यानी कि समर मानसून जब हुआ तब वापस आए। तो ये पास्ट की बात है, तो रिटर्न्स तो सिंपल प्रेजेंट है, तो ये तो नहीं होगा। रिटर्न भी नहीं होता पास्ट में। रिटर्निंग तो वॉज रिटर्निंग का कोई सेंस है नहीं यहाँ पर। रिटर्न ही सिंपल पास्ट का सेंटेंस है ये, तो रिटर्न्ड हो जाता है यहाँ पर। फिर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में डिमिनिश इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी की चीज़ की वैल्यू अगर डिमिनिश कर रही है, कम हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं? डेप्रिशिएशन। ये तो वैसे भी अगर आप थोड़ा सा मतलब इकोनॉमिक्स को इंग्लिश में पढ़े हुए हों थोड़ा सा, या कहीं पर भी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, तो डेप्रिशिएशन इकोनॉमिक्स की न्यूज़ में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। क्योंकि एस्केलेट का मतलब होता है कोई चीज़ बढ़ना, ऑगमेंट का मतलब भी कोई चीज़ इंक्रीज या इन्हांस से ही होता है, और एग्रेंडाइज, ये तीनों सिनोनिम्स हैं जिनका मतलब इंक्रीज या इन्हांस से होता है। सिर्फ एक डेप्रिशिएट ही नेगेटिव नीचे की तरफ जा रहा है, बाकी ये सब जो हैं पॉजिटिव 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 जा रहे हैं। यानी कि ये कट जाते वैसे भी, अगर आपको थोड़ा भी मीनिंग पता होता। फिर है नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन का मतलब, मैं वैसे देखते ही, अगर मैंने फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देखा होता तो मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि फेकंड और स्टेराइल में। तो देखिए, फेकंड जो होता, स्टेराइल इसका आंसर है। फेकंड का मतलब जस्ट अपोजिट होता है। फेकंड का मतलब होता है फर्टाइल या प्रेग्नेंट को कहते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को, कोई प्रेग्नेंट है तो उसको फेकंड कहते हैं। उसी के लिए एक और वर्ड है ग्रेविड भी, सॉरी। तो ये दोनों जो हैं नहीं हो सकते। नॉट एबल टू प्रोड्यूस पूछा ना आपसे, तो स्टेराइल इसका आंसर है। हैबिटिक का मतलब है रिलेटेड टू, या कोई चीज़ पुबर्टी, यानी कि आप जब बॉडी, बच्चे की बॉडी चेंज होती है फिज़िकल, मेल या फीमेल की, और वो एडल्ट बनता है तो उसको प्यूबर्टी कहते हैं। तो प्यूबर्टी से रिलेशन है, या कोई चीज़ उस टाइम पे आकर करे, उसे हैबिटिक कहते हैं। तो वो भी इसका मीनिंग नहीं बनता है। तो ये तीनों ऑप्शंस हो गए गलत, तो ऑप्शन 4 इज स्टेराइल इज द राइट आंसर। फिर आपको बतानी है स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स में हमेशा मैं कहता हूँ कि स्पेलिंग में आप ये देख लीजिए, हमेशा डायरेक्शन पढ़ के ही सॉल्व करिए कि आपसे पूछा गया क्या है। कि आपसे ये पूछा गया कि एक सही है, तीन गलत हैं, या ये पूछा गया कि तीन सही हैं एक गलत है। तो यहाँ पर स्पेलिंग में तीन गलत हैं एक सही है, आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो लूप होल्स की स्पेलिंग आपको बेसिकली बतानी है। लूप होल्स की स्पेलिंग होती है लूप होल्स, लूप और होल। तो उससे ये लप होल्स या लूप होल्स या लॉप होल्स ये सब गलत हैं। फिर है वेर फोर। लूप होल्स का वैसे भी मतलब पता होगा, कमियां। किसी चीज़ में कमियां हैं, लूप होल्स हैं। जैसे एसएससी के सिलेक्शन प्रोसेस में बड़ी लूप होल्स हैं, अनफॉर्चुनेटली हम जैसे बहुत से स्टूडेंट्स उससे झेल रहे हैं। फिर है 91, वेयर फोर। वेयर फोर होता है, वेयर फोर होता है, वेयर फोर होता है, क्या होता है? तो स्पेलिंग में वेयर फोर में वेयर फोर, फॉर दैट, फॉर व्हाट रीज़न, जब आप पूछते हैं कि किस वजह से ये चीज़ की जाए, तो वेयर फोर दिस इज़ नेसेसरी, यानी कि फॉर व्हाट रीज़न दिस इज़ नेसेसरी। तो स्पेलिंग ये बाकी सब जो हैं गलत हैं। फिर पैराजम्बल्स हैं। पैराजम्बल्स में थोड़ा सा आसान भी कह सकते हैं, और अभी मैं बताऊंगा तो शायद मुश्किल भी लगे। तीन हैं, एक्स वाई जेड में आपको अरेंज करना है। तो आप देखिए, मैं हमेशा बताता हूँ कि पैराजम्बल में एक रूल तो आप यही देख लीजिए कि कौन सा एंडिंग नहीं हो सकता या कौन सा स्टार्टिंग नहीं हो सकता, कुछ आप ऐसा देख लीजिए। तो यहाँ पर एंडिंग किससे नहीं हो सकती? तो यहाँ पर अगर आप कायदे से देखें, टू इंडिकेट दैट द रिलेशन, रिलेशन के आगे भी तो कुछ होना चाहिए। तो यहाँ से एंडिंग नहीं होनी चाहिए, एंडिंग जो है यहाँ से नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें एंडिंग यहाँ से हो रही है वो तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिए। बचे आपके पास तीन।
अब है ही डज नॉट मीन, आपको बताना है कहाँ से स्टार्ट होगा। ही डज नॉट मीन व्हेन ही डिनाइज दैट, व्हेन से भी एक्स से भी स्टार्टिंग नहीं लग रही है, स्टार्टिंग एक्स से नहीं लग रही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो कटता हुआ दिख रहा है। वाई से स्टार्टिंग लग रही है और दो ऑप्शन भी हैं, तो इससे भी एक अंदाज़ा लग जाता है बहुत सी बार कि जिसमें दो ऑप्शन एक जैसे सेम दिखें स्टार्टिंग या सेम एंड वाले, यानी कि काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि एंडिंग उसी से या स्टार्टिंग उसी से हो रही होती है। तो वाई देख लीजिए, वाई में अब एक्स जेड होगा या जेड एक्स होगा। तो ही डज नॉट मीन टू इंडिकेट दैट द रिलेशन is any the less uniform or dependable when he denies that it is casual। ये ज़्यादा लग रहा है, यानी कि वाई जेड एक्स ज़्यादा लग रहा है। वाई एक्स जेड अगर हम करते हैं, ही डज नॉट मीन टू इंडिकेट दैट द रिलेशन व्हेन ही डिनाइज दैट इट इज़ कॉजल इज़ एनी द लेस यूनिफॉर्म और डिपेंडेबल। थोड़ा सा तो ये भी लग रहा है, लेकिन अगर मुझसे पर्सनली पूछिएगा तो एक गट सेंस के तौर पे, और थोड़ा अगर मैं इधर मैं 20% की तरफ जाऊंगा, इधर मैं 80% फिर भी इधर की तरफ जाऊंगा। एक सेंस होता है रीडिंग का, वो धीरे धीरे आप में डेवलप होता है, उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता कि क्यों है क्यों नहीं। तो इधर मैं ऑप्शन लगाता, लेकिन हाँ ये मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा पैराजम्बल्स में अभी तक हमने जो किए हैं उनमें से, मतलब मेरे लिए थोड़ा सा ट्रिकी होगा इन कंपैरिजन जो जो दूसरे पैराजम्बल्स देखते ही मैं सॉल्व कर लेता था। ये 80-20 वाला मामला आ गया है इसमें कि वाई जेड एक्स होगा या वाई एक्स जेड होगा, क्योंकि एक ऐसा है कि जेड से भी एंडिंग हो सकती है एक बार को, और एक्स से भी एंडिंग हो सकती है, लेकिन हाँ एक्स से मुझे ज़्यादा लग रही थी फ्लो ऑफ सेंटेंस। तो ऐसे देखिए कन्फ्यूजन आएंगी, ये मैं इसलिए भी आपको ये चीज़ मेंटल जो मेरा दिमाग में चल रहा था वो मैंने इसीलिए बता दिया कि ऐसा नहीं होता कि पूरी तरह से शॉर्ट शॉर्ट ही होते हैं हम लोग, तब हमारा 180 प्लस या 185 प्लस स्कोर आता है। कन्फ्यूजन्स रहती हैं और थोड़ा सा गेस वर्क करना पड़ता है, एग्जैक्टली श्योर नहीं होते हैं, और किस्मत भी एक एलिमेंट होती है, उसको आप बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो जो मतलब एक दो वीडियोस पे कमेंट भी था, अभी पढ़ाई से अलग बात कर रहा हूँ, कि जिस पे कि 185 तो बहुत लोगों के आए हैं या 180 प्लस तो बहुत लोग के आए हैं, तो मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि 185 लाने का मतलब मैंने दुनिया जीत ली है या इस तरह की कोई बात। लेकिन हाँ 180 प्लस लाने का मतलब ये इंडिकेशन तो है कि हाँ थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी। और पॉइंट ये है कि मैं उससे ज़्यादा इस बेस पे बात करता हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, तो मेरे कंपैरेटिवली कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हैं और लोगों के मुकाबले में जिन लोगों के 180 प्लस आए होंगे शायद। और कैपेबिलिटी के बारे में बात यही है कि जो 175 पे है वो भी 185 लाने वाले से बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। ये जो 190 लाया हुआ स्टूडेंट है वो ऐसा नहीं है कि 185 वाला उससे बहुत कम है। 3 4 5 10 मार्क्स आगे नीचे होना कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है उससे, मतलब बहुत से हम 50-50 टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जो किसी के सही हो जाते हैं, किसी के गलत हो जाते हैं। खैर 93 वाला क्वेश्चन है, नॉट ओनली पीपल हैव बाइंग। तो देखिए यहाँ पर तो मुझे देखते ही लग रहा है कि बाइंग, एक तो स्टार्टिंग किससे नहीं हो सकती, स्टार्टिंग जेड से नहीं हो सकती, तो जेड से तो खैर ऑप्शन है भी नहीं यहाँ पर। अ, और जेड एंड भी नहीं हो सकता, जेड से एंडिंग भी नहीं हो सकती। देखिए अबाउट है तो अबाउट ऑल्सो क्वाइट कंसर्न अबाउट, अबाउट व्हाट भी तो आएगा ना आगे। तो यहाँ ये ऑप्शन तो वैसे ही कट रहे हैं। अब आ जाइए, मैं देखते ही वैसे लग रहा था नॉट ओनली पीपल हैव बाइंग कैपेसिटी या बाइंग इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, तो बाइंग इन्वायरमेंट एंड हेल्थ तो नहीं होता, आप इन्वायरमेंट को हेल्थ बाय नहीं कर सकते। तो सिंपली आप वाई जेड एक्स पढ़ के भी देख लीजिए, नॉट ओनली पीपल हैव बाइंग कैपेसिटी इन द सिटी, पीपल हेयर आर ऑल्सो क्वाइट कंसर्नड अबाउट इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। यहाँ पर लोगों के शहर में जो है बाइंग कैपेसिटी यानी कि वो ख़रीद सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर लोग जिस भी शहर की बात हो रही है, और ऑल्सो कंसर्न अबाउट इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, इन्वायरमेंट और पर्यावरण और सेहत के बारे में भी, स्वास्थ्य के बारे में भी काफ़ी कंसर्न रहते हैं।
फिर है वॉइस, द डायरेक्टर विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आएगा। तो डायरेक्टर, इंस्ट्रक्शंस शैल बी गिवन टू यू बाय द डायरेक्टर, इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन टू यू, विल ज़्यादा लग रहा है जब विल है वहाँ पर, तो इसको हम पैसिव में करेंगे इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो इंस्ट्रक्शन से शुरुआत होनी चाहिए। ये और ये तो नहीं कट रहे हैं, यानी कि फोर्थ ही ऑप्शन ज़्यादा रेलिवेंट है फर्स्ट के कंपैरिजन में। विल है तो विल ही रहना चाहिए। शैल भी कभी कभी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन विल है तो विल ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है यहाँ पर। अप्रोप्रिएट की बात है, शैल भी एक बार को, विल और शैल में बड़ा कन्फ्यूजन रहता भी है, और बहुत ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो लेकिन विल दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो विल ही आंसर रहेगा, शैल नहीं आएगा यहाँ पर किसी भी वजह से, अप्रोप्रिएट आंसर की बात की जाए तो। फिर व्हाट मेक्स यू सो सैड, शी आस्क्ड मनोज, उसने मनोज से पूछा कि क्या चीज़ तुम्हें उदास किए हुए है, क्या चीज़ उदास किए हुए, क्यों मुंह लटकाया हुआ है, होगा कोई गम उसके दिल में, मनोज के दिल में। तो शी पास्ट में हो रही है तो आस्क्स, और आस्क्स तो वैसे ही हट गया। व्हाट मेक्स भी नहीं हो सकता, आस्क्ड और मेक्स नहीं हो सकता, सिंपली जो है थर्ड ऑप्शन सही है इसका। आसान सा क्वेश्चन था नरेशन का। फिर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, द क्वेस्ट टू फाइंड लाइफ आउटसाइड द सोलर सिस्टम गॉट अ बिग बूस्ट विद द डिस्कवरी ऑफ 7 अर्थ साइज एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स और एक्सो प्लैनेट्स। काफ़ी क्वेस्ट जो सर्च की जा रही थी आउटसाइड द सोलर सिस्टम कि लाइफ कहीं मिले, उसे बिग बूस्ट मिला है कि 7 अर्थ साइज के एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट, यानी कि सोलर सिस्टम से बाहर के प्लैनेट्स मिले हैं। ऑर्बिटिंग अ ड्वार्फ स्टार, एक छोटा स्टार ड्वार्फ बोना स्टार को ऑर्बिट करते हुए, दैट इज़ अबाउट 40 लाइट ईयर्स अवे, 40 लाइट ईयर्स अवे है। अनलाइक अर्लियर डिस्कवरीज ऑफ एक्सो प्लैनेट्स की पहली डिस्कवरी से अलग, ऑल 7 प्लैनेट्स कुड पॉसिबली हैव लिक्विड वाटर, इनके सबके पास जो है लिक्विड वाटर हो सकता है। ए की टू लाइफ एज वी नो इट ऑन अर्थ, लाइफ की एक कुंजी, लाइफ के होने की एक बड़ी पॉसिबिलिटी लिक्विड वाटर के बेस पे होती है, विथ 3 प्लैनेट्स हैविंग द ग्रेटेस्ट चांस, जिनमें से 3 प्लैनेट सात में से, 7 ही प्लैनेट्स हैं, यस 7 प्लैनेट्स हैं, तो उनमें से 3 में ज़्यादा चांस है। दिस इज़ बाय फार द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ अर्थ लाइक प्लैनेट्स, द हैबिटेबल, समथिंग मिसिंग लग रहा है, द हैबिटेबल गोल्डी लॉक्स जोन ऑफ अ स्टार। अच्छा, कोई गोल्डी अर्थ लाइक प्लैनेट्स, ये अर्थ लाइक प्लैनेट्स का लार्जेस्ट कलेक्शन अभी तक पता चला है, द हैबिटेबल गोल्डलॉक्स जोन ऑफ अ स्टार, ये गोल्डलॉक्स जोन ऑफ अ स्टार, और वो गोल्डलॉक्स जोन ऑफ अ स्टार, ये देखिए जो साइन लगा हुआ है आगे स्टार के, मैं भूल रहा हूँ उसको कहते क्या हैं, देख लीजिएगा। नाइदर टू क्लोज और नॉट टू फार फ्रॉम अ स्टार, ये इसकी डेफिनेशन है गोल्डीलॉक्स जोन की, ये साइन से पता चल जाता है, आपको ना पता हो जिनको पंक्चुएशन मार्क्स है तो, कि गोल्डलॉक्स जोन ऐसा कहा जाता है कि नाइदर टू क्लोज नॉट टू फार फ्रॉम अ स्टार, जो ना बहुत ज़्यादा क्लोज हो और ना बहुत ज़्यादा फार हो, विच रेजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ लिक्विड वाटर बीइंग प्रेजेंट ऑन द सरफेस, जो कि जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी ऑफ लिक्विड वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस काफ़ी बढ़ जाती है। ओनली अर्थ हैव लिक्विड वाटर इन द सोलर सिस्टम, सिर्फ अर्थ के पास लिक्विड वाटर है सोलर सिस्टम के अंदर, सिंस द डॉर्फ स्टार इज मच कूलर देन द सन, सन से बहुत कूल है। द डिमिंग ऑफ लाइट ईच टाइम अ प्लैनेट पासेज और ट्रांजिट्स बिफोर द स्टार कुड बी ईजिली रिकॉर्डेड फ्रॉम अर्थ, बेसिकली डिमिंग ऑफ लाइट की वजह से और ठंडा होने की वजह से जब भी वो प्लैनेट पास करता है उस स्टार को, या मतलब ट्रांजिट्स और ट्रांजिट्स बिफोर द स्टार कुड बी ईजिली रिकॉर्डेड, ईजिली रिकॉर्ड कर लिया जाता है फ्रॉम अर्थ, अनलाइक इन केसेस वेयर when planets transit a when planets transit a sunlight bright star, ट्रांजिट मतलब ट्रैवल करना, तो मतलब उन जो सनलाइट ब्राइट स्टार होते हैं उनके आसपास जो प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे होते हैं उनके कंपैरिजन में इसको जो है
रिकॉर्ड किया जा सकता है, यही इजीली रिकॉर्ड, यही सेंटेंस बता रहा है। सिंस द इनिशियल डिस्कवरी ऑफ 3 planets was made using the Chile based transiting planets and Plastimel's small telescope, the exoplanet system is called TRAPPIST-1। TRAPPIST-1 कहा गया क्योंकि हाँ, ट्रांजिटिंग ट्रैपिस्ट, हाँ वहाँ से TRA वो PP करके आ रहा होगा, हाँ ट्रैपिस्ट। तो चिली बेस्ड टेलीस्कोप से हुआ है, तो इस वजह से उसी के नाम पे TRAPPIST-1 नाम रख दिया गया है इस पूरे एक्सोप्लैनेट सिस्टम का। तो द टेलीस्कोप, पहला क्वेश्चन यही है, द टेलीस्कोप ट्रैपिस्ट इज़ इन विच कंट्री। तो विच कंट्री से सिंपली लिखा हुआ चिली बेस्ड, चिली बेस्ड का मतलब है सिंपली चिली चाइल्ड, आप लिख दीजिए। व्हाट इज़ एसेंशियल टू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अ प्लानट, तो सिंपली लिखा हुआ था, कायदे से आपने पैसेज पढ़ा होगा, प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर। फिर व्हाट इज़ द गोल्डीलॉक्स जोन, तो गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में जब वो साइन में मैंने आपको बताया था, दैट द, इसमें आपको कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन 3 98, यस ऑप्शन 3, द करेक्ट डिस्टेंस ऑफ अ planet from its star to have possibility of having liquid water। डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, फिर से पैसेज देख लीजिएगा। What made it easier to record the passage of the planet in front of the star, क्या फैक्ट कि एक तो वो छोटा है और कूलर है, ठीक है, बिगर तो नहीं है, हाँ कूलर है लेकिन बिगर तो नहीं है, तो इस वजह से सेकंड ऑप्शन कट जाता है। द फैक्ट दैट द स्टार इज़ मच स्मॉलर एंड हॉटर, हॉटर भी नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन कट जाता है। मच बिगर एंड हॉटर नहीं, तो वही ऑप्शन था। हाउ मैनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम हैव लिक्विड वाटर, तो सिंपली वो लिखा हुआ था कि ओनली अर्थ हैज़ लिक्विड वाटर, किसी और प्लैनेट में नहीं है। तो इस तरीके से मैंने एक और पेपर सॉल्व किया। आई होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी बताइएगा, और अपने रेगुलर फीडबैक भी देते रहिएगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैंने जो काम किया है क्या वो कायदे का है या नहीं है, या उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या क्या चीज़ इंक्लूड करने की ज़रूरत है। तो बहुत सी बार मैं कमेंट्स को का रिप्लाई नहीं भी कर पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कमेंट्स पढ़ता ज़रूर हूँ, और आने वाली वीडियोस में उनके अकॉर्डिंग जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है उसके बेस पे मैं चेंजेस करने की कोशिश भी करता हूँ। तो इसीलिए आप अपने फीडबैक देते रहिए, पढ़ते रहिए। मुद्दे की बात सबसे बड़ी यही है कि पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए, डिस्ट्रैक्शन से बचते रहिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।